प्रवीण जी जो है मेरे पति, वो हमेशा से पॉलिटिकल रहे। लव मैरिज हुई अरेंज मैरिज हुई? अरेंज मैरिज है। जी, इसमें हिंदुस्तान टाइम्स का रोल है, वो अखबार में ऐड दिया था उसके तहत हुई अच्छा। थी। जी। आप हंसेंगी, कुछ लोगों ने मुझे लेटर लिखे, युवाओं ने, जी। कि मैडम हमारी तो शादी नहीं हो पाई। क्योंकि तो जब आप मेयर थी तो आपने कौन कौन से ऐसे काम करे जो 2022 में आपने कांग्रेस छोड़ दी, फिर आप सपा में आने का आप लोगों ने फैसला किया? देखिए, तो सपा तो जो पार्टी है वो उसके फाउंडर मेंबर हैं प्रवीण जी। जब मुलायम सिंह जी अलग हुए थे, जनता दल जब 2 हिस्सों में बटा, हाँ। लेकिन क्योंकि पब्लिक का इतना मेरे को साथ मिला, 70,000 वोट से मैं जीती थी। बहुत अच्छा। और सभी बाकी पार्टियों के 5,35,000 वोट हम पा रहे हैं, उसके बाद हम हार रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं? मैंने मेरे कार्यकाल में कुछ 3300 सड़कें मैंने 3300 सड़कें? जी, गलती कोई देखने वाला नहीं, बड़ी बड़ी सड़कें तो सब चमका सड़क देते तो हैं। हमारी भी टूटी हुई है जी, आपकी बात हाँ, भी आई, हमारी भी सड़क टूटी है। हाँ, मुझे हैरानी। तो अंदर की जो अंदरूनी हालात होते हैं ना शहरों के, हाँ। जो वो ना देख पाए, फिर वो नेता भी क्या। 2022 में आपने कांग्रेस छोड़ दी, फिर आप सपा में आने का आप लोगों ने फैसला किया? देखिए, तो सपा तो जो पार्टी है वो उसके फाउंडर मेंबर हैं प्रवीण जी। जब मुलायम सिंह जी अलग हुए थे, जनता दल जब 2 हिस्सों में बटा, हाँ, 90,000 अराउंड आपको वोट, बहुत सारे वोट मिले थे आप। बहुत। तो फिर क्या वजह रह गई कि नहीं बन पाई? जो सरकारी मशीनरी को इलेक्शन के एंड में जो इस्तेमाल करते हैं ईवीएम्स को मैनिपुलेट करने के लिए। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो आ रही हैं, आप उनकी कंडीशन समझिए, वो टुक टुक पर बैठकर जैसे कैसे करके टूटी सड़क पर आती हैं। तो ये हाल वाकई लड़कियां जैसे कैसे कैसे निकलती होंगी अपने घर से स्कूटी पे, अब स्कूटी खराब हो गई इन रास्तों पे, तो बेचारी स्ट्रैंडेड है, कौन उनकी मदद कर रहा है? कांग्रेस की सरकार थी और एनजी एमपी बन के आए थे 2009 में, पहली बार बीजेपी को झटका लगा था। ये सीट बिल्कुल बीजेपी का गढ़ है। संतोष जी यहाँ से, संतोष गंगवार जी 8 बार एमपी बन गए। तो उस सीट पे अरे जी ने जब इन्हें हराया तो कान खड़े जिसे कहते हैं ना, संघ के हुए। और उन्होंने कहा कि ये तो हाथ से जा रही है सीट, ये तो दोनों मियाँ बीवी बन गए हैं। तो दंगा कराया गया बरेली में, आपने देखा 2010 में ऐसा दंगा कि पूरे समाज को बिल्कुल तोड़ के रख दिया इन्होंने। और सबसे ज्यादा कूड़ा जो हमारे शहर में बाकरगंज में बीच में जो इतना बड़ा पहाड़ आपने देखा होगा, वो एक नर्क की जिंदगी। अच्छा, आपने वहाँ चेक किया होगा वो जो पहाड़ है और उसके इर्द गिर्द जो घर हैं, अरे अगर आपने उसका पानी या चाय पीने की कोशिश आप मुझे बता रही हैं, वहाँ तो पता नहीं भाई कैसे वो लोग, कोशिश तो ये थी कि खड हट जाए यहाँ से और सॉलिड वेस्ट प्लांट में जाए कूड़ा। बिल्कुल। पर वो क्योंकि मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, प्लांट तो चल गया था, लेकिन उसके बाद जो आए मेयर, उनका शायद ये एजेंडा में था ही नहीं। जी। मेरी इच्छा थी कि मैं अंडरग्राउंड पार्किंग्स बनाऊं शहर में, लेकिन ऐसी कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं और इलेक्शन लड़ूं। मैके में कोई माहौल पॉलिटिक्स का बिल्कुल दूर तक भी नहीं मेरे। बहुत ही पॉलिटिकल सा सिंपल जैसे फैमिलीज होती है, फादर डॉक्टर हैं और अपना कोई भी परिवार में पॉलिटिक्स में नहीं था। अच्छा। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हौसलों की उड़ान लिए जो हर मंजर पार करती है, रुके जो रास्ते तो नई राह खुद बनाती है, वो और कोई नहीं नारी का अभिमान है, हर दर्द सहकर भी जो रखे मुस्कान वही नारी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, अब तक आप समझ गए होंगे कि किसी नारी की बात होने जा रही है। हमारे साथ जो आज शख्सियत हैं, बाई बर्थ आप सहारनपुर से हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी सहारनपुर से ही किया, और जो आपने पत्रकारिता का कोर्स किया है वो आपने दिल्ली से किया है। आप हमारे शहर की मेयर रह चुकी हैं और आपने एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा है, और बड़ी सी माथे पर बिंदी और चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, ये आपकी पहचान है। और आप फॉर्मर जो हमारे एमपी साहब हैं उनकी धर्मपत्नी है। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिसेस सुप्रिया एरन साहिबा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपकी जो शख्सियत है हम लोग प्रेरणा लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या क्या है और कौन कौन लोग हैं।
मैं एक बहुत ही सिंपल से परिवार से आई हूँ। मेरे फादर डॉक्टर हैं, बहुत सीनियर, अब तो खैर बहुत उम्र हो गई उनके, लेकिन आज तक प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। मेरे 2 भाई बहन हैं, एक सिस्टर भी डॉक्टर है और भाई दुबई में काम करता है। तो बहुत ही सिंपल सा हाउस होल्ड। वहीं मैंने पहले बीए किया और फिर एमए किया सहारनपुर से ही। वो उस तरह का परिवार है कि जिसमें बेटियों को थोड़ा बाहर भेजने पढ़ने में भी थोड़ा उस वक्त हमारे अच्छा। ज़माने में दिक्कत होती थी जी। तो जो भी मैं चाहती तो बाहर जाती तो शायद और पढ़ती और ज़्यादा करती, लेकिन कोई बात नहीं, सहारनपुर में ही पढ़ाई हुई। पर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया और उसके बाद फिर जब शादी हो गई तो दिल्ली आई। तो दिल्ली में मैंने फिर अपना जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया। जी जी। क्योंकि शुरू से ही ये मेरे प्रेरणा स्रोत जो रहे मेरे पति, उन्होंने कहा कि तुम में वो पोटेंशियल है कि तुम खाली एक रसोई और घर के लिए नहीं बनी हो। जी जी। तो वो भी करोगी, लेकिन तुम और बड़ी जिम्मेदारियां उठाने लायक हो और करोगी। तो शुरुआत करते हैं जर्नलिज्म से। जी हाँ। क्यों ना करें। मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए जर्नलिज्म जो है एक बहुत ही सेफ, उस जमाने में देखा जाए तो, और बहुत ही क्रिएटिव, बहुत अच्छा माध्यम है अपने आप को व्यक्त करने का। तो उन्होंने कहा ये सबसे अच्छा तुम्हारे लिए रहेगा। तो बस फिर जर्नलिज्म किया। आप एक सोशल वर्कर भी है, एनजीओ भी है आपका, एक नेता भी है, एक माँ है, एक पत्नी है। इतने सारे काम कैसे मैनेज होते हैं? महिलाएं जो होती हैं जनरली बहुत जिम्मेदारियां संभालती हैं। आप भी हैं, आप एक एग्जाम्पल हैं। जब पढ़ती है तो करती हैं वो, और बहुत अच्छे से करती हैं। जी हाँ। तो मैं उसमें कोई अजूबा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर परिवार का साथ ना हो, अगर खास तौर पे पति का साथ ना हो, तो महिला शायद कुछ, शादीशुदा महिला तो कुछ कर नहीं सकती। तो मेरे पति ने मुझे हमेशा से बहुत प्रोत्साहित किया। मेरे परिवार में मेरी जो मदर इन लॉ थी वो बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड की थी, अपने आप में कवित्री थी, पॉलिटिशियन थी वो। अच्छा। और बहुत संघर्षशील महिला थी। तो इन सब की प्रेरणा से, इन लोग के सपोर्ट से मैं जो भी कर पाई। मैं कभी सोचा नहीं था, आप हैरान होंगी कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी आऊंगी। मैं जर्नलिज्म करती थी और जर्नलिज्म में पॉलिटिकल कवरेज ही करती थी ज़्यादातर। पार्लियामेंट भी कवर किया और बहुत समय में 21 साल मैंने पीटीआई में काम किया है और बहुत सीनियर लेवल पे मैं जर्नलिस्ट हो गई थी। लेकिन ऐसी कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं और इलेक्शन लड़ूं। मैके में कोई माहौल पॉलिटिक्स कोई का? बिल्कुल दूर दूर तक भी नहीं। मेरे बहुत ही पॉलिटिकल सा सिंपल जैसे फैमिलीज होती है, फादर डॉक्टर हैं और अपना कोई भी परिवार में पॉलिटिक्स में नहीं था। अच्छा। इधर जब आई और शादी के बाद भी ऐसा मुझे था। प्रवीण जी जो है मेरे पति, वो हमेशा से पॉलिटिकल रहे। लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हुई? अरेंज मैरिज है। जी, इसमें हिंदुस्तान टाइम्स का रोल है, वो अखबार में ऐड दिया था उसके तहत। अच्छा। जी। तो उनको पॉलिटिक्स में शुरू से इंटरेस्ट था और जब हमारी शादी हुई तो उन्होंने मुझे बता भी दिया था पहले दिन। अच्छा। कि मैं देखो पॉलिटिक्स करूंगा। हाँ। और मेरा साथ तुम दोगी, मुझे उम्मीद है। मैंने कहा बिल्कुल पति, जहाँ हम लोग पीछे से आपके हैं हमेशा। बिल्कुल। तो इनके इलेक्शन ये लड़ते रहे, बहुत कम उम्र में एमएलए हो गए थे, जैसा सब बरेली में जानते हैं। हाँ, तो मैं हमेशा बस बरेली आती थी सिर्फ चुनाव लड़ाने, मतलब कैंपेनिंग करने। अच्छा। और पति के लिए करने के लिए आती थी। अच्छा। ये भी नहीं कि कोई मेरा, बिल्कुल नहीं ऐसा कोई इरादा था कि इसके पीछे से मैं भी चुपके से। तो बस इनके चुनाव लड़ाते लड़ाते शायद बरेली की पब्लिक को मैं भाग गई। अच्छा। उनमें उन्होंने मुझ में कुछ देखा होगा। तो ये सीट जब महिला सीट हो गई मेयर की, अच्छा, तो बस फिर तो मुझ पर ऐसा दबाव बना कि मैं उससे बच ही नहीं सकती थी। और आप मेयर बन गई? जी, मुझे बुला लिया गया बरेली आप लोगों ने मिलकर। तो 2006 में फिर मैंने अपनी, बिल्कुल मैं पत्रकारिता कर रही थी, एक्टिव जर्नलिज्म में थी, वो छोड़कर मतलब दिल्ली रहते रहते आप लोगों ने यहाँ मुझे मेयर बना दिया। बरेली की सेवा करने आ गए आप। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि देखा जाए तो। मेयर का पद जो होता है एक बहुत ही ऑनरेबल पोस्ट है, सीरियसली। इसमें शायद लोग जानते नहीं कि इसमें कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं होती। इट्स एन ऑनरेरी जॉब। और सबसे ज्यादा पब्लिक की सेवा करने का मौका ये पद है जो देता है आपको मौका। क्योंकि इसमें छोटी छोटी वो समस्या आप लोगों की सुलझाते हैं जो उनकी डायरेक्ट लाइफ को, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी को जो अफेक्ट करती है। तो जब आप मेयर थी तो आपने कौन कौन से ऐसे काम करे जो आज भी आपको याद है? जी, मुझे सबसे बड़ी बात तो महिलाओं के लिए मेरे दिल में एक बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। और मैंने ये देखा कि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि जब वो निकलती हैं घर से तो उन्हें साफ टॉयलेट्स नहीं मिलते और उस चक्कर में ज्यादातर वो पीड़ित प्रताड़ित होती हैं। अक्सर ऐसे हादसे भी होते हैं उनके साथ। तो मैंने बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स शहर में बनवाए ताकि वो निकले, हर जगह उनको एक्सेसिबल टॉयलेट्स मिले। ये मैंने किया। और ऐसी सड़कें बनवाई
मैंने मेरे कार्यकाल में कुछ 3300 सड़कें मैंने 3300 सड़कें? जी, वो अच्छा। छोटी छोटी मोहल्ले की सड़कें जिसमें एज महिलाएं जो घर से निकलती है, कूड़े में, गंदगी में, कीचड़ में निकलती, कोई देखने वाला नहीं, बड़ी बड़ी सड़कें तो सब ये चमका सड़क देते तो हैं। हमारी भी टूटी हुई है जी, आपकी बात हाँ, भी आई हमारी है, भी मैं सड़क देख रही टूटी हूँ। है। हाँ, मुझे हैरानी जी। तो अंदर की जो अंदरूनी हालात होते हैं ना शहरों के, हाँ। जो वो ना देख पाए फिर वो नेता भी क्या। बिल्कुल सही। और वो जो अंदरूनी हालात है उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं ही सफर करती हैं। महिलाएं ही बच्चे सफर स्कूल करती जा हैं, रहे हैं, गिर बिल्कुल। रहे हैं, उनकी यूनिफॉर्म हाँ। खराब हो रही है, वो सब हो रहा है। आप हंसेंगी, कुछ लोगों ने मुझे लेटर लिखे, युवाओं ने, जी। कि मैडम हमारी तो शादी नहीं हो पाती क्योंकि लड़के या लड़की वाले हमारे घर तक आ नहीं घर पाते तक इतना नहीं, कीचड़। ओफो, तो जब बताइए उनकी शादी हो गई तो वो मिठाई का डब्बा लेके मेरे पास कि आए। सड़क साफ सुथरी हो गई अब हमारी वाले आ शादी गए। होगी। तो ऐसे मैंने जी। गरीब आदमी के लिए हमेशा वो वोटर हाँ जो जी। कीचड़ में चलकर मुझे वोट देने आया था, सही बात। मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी उसके लिए ज्यादा है। तो ये मैंने किया, सॉलिड वेस्ट प्लांट चालू करा दिया था बरेली का। अच्छा। मेरे कार्यकाल में चालू हो गया था। अब फिलहाल बंद है? अब तो बंद है, हाँ, अब अब तो सभी बंद जानते है। हैं। हाँ। बहुत सारे ओवरहेड टैंक्स हमने लगवाए। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं मेरे कार्यकाल में ही मेरे पति एमपी हो गए उस साल। अच्छा, और हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर हमने अपना दायित्व समझा कि बरेली के लिए हमें मिलकर कुछ करना है। ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है कि पत्नी मेयर हाँ, हो। बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने ओवरहेड टैंक्स, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो प्रॉपर लोगों को, सीवेज का बहुत मैंने काम कराया। अच्छा, ये वो समस्याएं जो डायरेक्टली पब्लिक को अफेक्ट करती हैं। हाँ। मेरे समय में क्या था, एक मैं डिफरेंट इसलिए थी थोड़ा, एक तो महिला थी, दूसरा ऐसे पहली मेयर थी जिसकी अपनी सरकार नहीं थी। मैं कांग्रेस से मेयर थी और सरकारें दूसरी थी, कभी सपा की थी, बसपा की भी थी और फिर भाजपा की। तो मेरी सरकार नहीं थी। काम करना मुश्किल, काम करना तो ऑब्वियसली हाँ। अधिकारी के ऊपर फिर बहुत ज्यादा प्रेशर आप नहीं बना सकते। वो सोचता है कि इनकी तो सरकारी नहीं है, ये क्या करें। लेकिन क्योंकि पब्लिक का इतना मेरे को साथ मिला, 70,000 वोट से मैं जीती थी। बहुत अच्छा। और सभी बाकी पार्टियों की जमानत जब्त हुई थी। जी। तो जहाँ महिला खड़ा हो तो जमानत तो जब्त हो नहीं सकती। तो महिलाओं ने बहुत साथ दिया मेरा। तो फिर इसलिए वो एक प्रेशर अधिकारियों पे था कि एक बहुत पॉपुलर मेयर है, हाँ। और पब्लिक इनके साथ है, तो वो, और एक ईमानदारी जो मैं कहती हूँ ना रफिया जी, ईमानदारी अपने आप में बोलती है। क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं था, चाहिए तो नहीं भी था और नियत भी नहीं कभी रही। हाँ। तो बहुत ईमानदारी से काम किया, मेरा दिल गवाही देता और पब्लिक भी कहेगी। तो उसी ताकत से मैं काम करती रही और ईश्वर की दया से काफी मुझे लगता है मैं ठीक ही ठाक काम कर पाई। तो ऐसे कुछ काम रहे होंगे, आपको लगा कि मैं दोबारा बनती तो मैं काम मेरे अधूरे हैं। बिल्कुल एक कंटिन्यूटी अगर मिले मेरे को, हाँ। तो बहुत सारे अधूरे काम पूरे होते हैं। जैसे मेरी इच्छा थी कि मैं अंडरग्राउंड पार्किंग्स बनाऊं शहर में। मैं जो हूँ, ये जो हमारा पूरा परिसर है इसका, कचहरी का, मुझे बहुत ही दुख होता है देखकर अपने वकील भाइयों को किस हालात में बैठते हैं, और जो लिटिगेशन के लिए आते हैं गांव देहात से चारों तरफ से। एक अच्छा सा कचहरी परिसर बने, मेरी इच्छा थी। मैं एक ऑडिटोरियम बरेली को देना चाहती थी, जहाँ पर एक कला प्रदर्शनी के लिए कुछ मिलता, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छे कार्यालय बने, कुछ इस तरह की सोच तो बहुत ज्यादा थी। और सबसे ज्यादा कूड़ा जो हमारे शहर में बाकरगंज में बीच में जो इतना बड़ा पहाड़ आपने देखा होगा, वो एक नर्क की जिंदगी। अच्छा, आपने वहाँ चेक किया होगा वो जो पहाड़ है और उसके इर्द गिर्द जो घर हैं, अरे अगर आपने उसका पानी या चाय पीने की कोशिश आप मुझे बता रही हैं, वहाँ तो पता नहीं भाई कैसे वो लोग, कोशिश तो ये थी कि खड हट जाए यहाँ से और सॉलिड वेस्ट प्लांट में जाए कूड़ा। बिल्कुल। पर वो क्योंकि मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, प्लांट तो चल गया था, लेकिन उसके बाद जो आए मेयर, उनका शायद ये एजेंडा में था ही नहीं। जी। तो कूड़ा प्रबंधन बहुत जरूरी है, जो नहीं हो रहा है। और महिलाओं के लिए भी कोई, जब तक सड़कें सही नहीं होंगी, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, महिलाएं सबसे पहले असुरक्षित होती हैं। महिलाओं की बात से बिल्कुल आपकी सही है। हमारे यहाँ बराबर में हॉस्पिटल है, तो प्रेग्नेंट आ रही हैं, आप उनकी कंडीशन समझिए। वो टुक टुक पर बैठकर जैसे कैसे करके टूटी सड़क पर आती हैं। तो ये हाल वाकई लड़कियां जैसे कैसे निकलती होंगी अपने घर से स्कूटी पे, अब स्कूटी खराब हो गई इन रास्तों पे, तो बेचारी स्ट्रैंडेड है, कौन उनकी मदद कर रहा है। वो था। फिर बड़े बड़े इरादे थे कि भाई एक बस सर्विस चले बरेली में, इंटरनल बस सर्विस, मेट्रो सेवा हो। ये सब तो इरादे तो बहुत मजबूत थे। सरकार अपनी नहीं थी, ऊपर से कार्यकाल खत्म हो गया। मेरे टाइम में फंड्स की भी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी जो आज है, जिसका दर पैसा आ रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर। अगर सही से इस्तेमाल हो
तो शहर तो चमन हो स्मार्ट जाए, बन जाए शहर। सही में स्मार्ट बन जाए। अच्छा, 2022 में आपने कांग्रेस छोड़ दी, फिर आप सपा में आने का आप लोगों ने फैसला किया। जी देखिए, तो सपा तो जो पार्टी है वो उसके फाउंडर मेंबर हैं प्रवीण जी। जब मुलायम सिंह जी अलग हुए थे, जनता दल जब दो हिस्सों में बटा, हाँ। मुलायम सिंह जी ने अपनी पार्टी बनाई समाजवादी, तो एरएन जी उसमें फाउंडर मेंबर्स में थे। अच्छा। उनके साथ ही पहले वीपी सिंह जी ने जनता दल बनाया। हाँ, जनता कांग्रेस में तो हम शुरू से थे। जी हाँ। फिर जब ये जनता दल बना तो हम जनता दल में आए, और जनता दल जब टूटता गया तो एरएन जी ने जब समाजवादी पार्टी बनी, तो ये मुलायम सिंह के साथ सबसे पहले फाउंडर मेंबर्स में थे। और ये पहली बार एमएलए भी समाजवादी से बने। अच्छा। दोबारा भी समाजवादी से ही बने, मंत्री भी बने। तो हम लोग कोई नई पार्टी नहीं है हमारे लिए। कांग्रेस में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जो मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ, वो इस पार्टी में जो जो ऑर्गेनाइजेशन का हाल था, जिस कदर एक टारगेट की तरह से भाजपा ने कांग्रेस को टारगेट कर करके जो हाल किया पार्टी का, और जो देश का हाल तो कोई भी सेकुलर जो है भाजपा के राज में, वो उसको बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तो वही हाल कांग्रेस का हुआ, और उसका ऑर्गेनाइज तो मुझे लगा कि मुझे टिकट मिल गया था। प्रियंका जी ने पहली लिस्ट में मेरा नाम था, और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ उस कैंपेन के तहत। तो मुझे लगा कि मैं लड़ तो लूंगी, लेकिन मुझे कहीं से कहीं उम्मीद नहीं थी कि या तो जीत भी नहीं हासिल हो पाएगी, और दूसरा जो करना चाहती हूँ उसको एक बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा। तो मुझे उम्मीद थी कि जैसा माहौल बन रहा था, तैयार हो रहा था, समाजवादी पार्टी का काफी अच्छा, अखिलेश जी ने बहुत मेहनत की थी, और उस वजह से पार्टी में दम था। तो मुझे लगा भाजपा को हराने के लिए ये जरूरी है कि हम ऐसी पार्टी में जाएं जिसमें हराने लायक हम बन पाए। मकसद सिर्फ भाजपा को हराना, और ये सांप्रदायिक जो माहौल इन्होंने बना दिया उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का। किस तरह से देख रहे हैं आज की राजनीति को? आज की राजनीति तो आप सब जैसा जान रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट कर, जैसे जैसे चुनाव कोई भी पास आता है, इस कदर हिंदू मुस्लिम माहौल है कि क्या उम्मीद करती है ऐसे में, कौन क्या उम्मीद करेगा। ये पोलराइजेशन होना लाजमी है। और फिर ऐसे में किसको फायदा होता है? भाजपा को ना। बिल्कुल। ऊपर से अमेरिका ने जैसा कहा कि वहां से पैसा आ रहा है, आप इलेक्शन लड़े, हम पैसा देंगे। इलेक्शन किस तरह रिग किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कैसे बिका हुआ है। तो अगर इसी तरह से राजनीति चलती रही, राजनीति, तो देश को आप कहाँ खड़ा देख रही हैं? खत्म है फिर तो। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये लोग खत्म कर देंगे, हमारे संविधान को तो खत्म ही कर देंगे। और मुझे तो डाउट है कि अगर ऐसी चला और अगर एक बार और इनको मौका मिल गया तो इलेक्शन में नहीं होंगे शायद। तो जनता को कैसे समझाएंगे ये सारी बातें? जनता को हम तो अपने काम से, अपनी अपनी एक साफ सुथरी इमेज से, यही हमारी ताकत है, और उनको सही रास्ता बताएंगे। हम लोग उनसे बात करेंगे जो अगड़े, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो महिलाएं हैं, या जो अगड़ों में भी जो प्रताड़ित हैं, जो गरीब तबके में आते हैं। अगड़ों में भी तो बहुत परेशान हैं लोग। तो ऐसे लोगों को हम अपने संबंध बनाना चाहते हैं, उनसे उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि जो आज का जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। अभी किसी का भला नहीं होना है। जी हाँ, जी हाँ। अभी जो इलेक्शन आपने 22 में लड़ा था, तो बहुत 90,000 अराउंड आपको वोट, बहुत सारे वोट मिले थे आपको। तो फिर क्या वजह रह गई कि नहीं बन पाई? अब मैं ये कहूँगी, बार बार तो बहुत क्लीशेड लगेगा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिन पे खास नज़र होती है आरएसएस की और बीजेपी के टॉप लीडर्स की। ये सीटें कुछ ऐसी खास हैं जिन्हें अगर हमने अपने हाथ से जाने दिया तो बड़ा गलत मैसेज जाएगा। मेरी जो सीट थी, सबकी नज़र मुझ पे इसलिए थी कि एक बहुत, शायद आसपास के सूबों में कोई महिला इस तरह से नहीं लड़ रही थी। अभी हमारे, देखिए, हमारे विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भी रिजर्वेशन तो है नहीं महिलाओं के लिए। वो तो मेयर की पदों पे और उन पर है, होना चाहिए ना, उसपे होना चाहिए। मैं तो उसकी सबसे बड़ी वो हूँ समर्थक कि महिलाओं को अब आप लाइए विधानसभाओं में भी। और रिजर्वेशन जब तक आप नहीं देंगे, टिकट लेने के लायक उनको बन ही नहीं पाएंगे। तो बिना वजह महिला सपोर्टर के नारे लगाए जाते हैं, और जहाँ आरक्षण देना चाहिए वहाँ नहीं दिया जाता, क्योंकि डरते हैं ना पुरुष कि अगर दे दिया तो फिर क्या होगा। तो अगर आरक्षण हो जाए, अच्छा, मैं ऐसी सीट से लड़ी थी, कोई आरक्षण तो है नहीं विधानसभा में। बिल्कुल। इतने पुरुषों में मैं अकेली महिला होकर, और पब्लिक की, क्योंकि जो भी काम किए थे हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर, उन्हीं की वजह से, एक साफ सुथरी इमेज की वजह से, या लोगों को जो एक हमसे उम्मीद है, उस वजह से मुझे पूरी उम्मीद थी। और सपा का संगठन बहुत एक्टिव संगठन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो
मुझे उम्मीद थी कि मैं जीतूंगी और जीतने की बिल्कुल कगार पे थी मैं। बिल्कुल जीती हुई लेकिन थी, वही हाँ। हिंदू मुस्लिम करना, वही ये जो 2010 के बाद है, फिर आप अगर गहराई से सोचें, हम लोग वो एनर्जी जब कांग्रेस की सरकार थी और एनर्जी एमपी बन के आए थे 2009 में, पहली बार बीजेपी को झटका लगा था। ये सीट बिल्कुल बीजेपी का गढ़ है। संतोष जी यहाँ से, संतोष गंगवार जी 8 बार एमपी बन गए। हाँ। तो उस सीट पे एनर्जी ने जब इन्हें हराया तो कान खड़े जिसे कहते हैं ना, संघ के हुए। हाँ। और उन्होंने कहा कि ये तो हाथ से जा रही है सीट, ये तो दोनों मियाँ बीवी बन गए हैं। तो दंगा कराया गया बरेली में, आपने देखा 2010 में ऐसा दंगा कि पूरे समाज को बिल्कुल तोड़ के रख दिया इन्होंने। उसके बाद से बरेली का माहौल ही बदल, दंगे के बाद पोलराइजेशन हुआ जी, बहुत भयंकर। क्योंकि हमारा बरेली तो गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है। यहाँ तो देखिए ना, एक घर हिंदू का, एक मुसलमान का, प्यार मोहब्बत से। कभी मुझे शादी को मेरी इतना समय हो गया, मैं देख रही हूँ बरेली को, मैं सहारनपुर से आती हूँ, जहाँ दंगे एकदम ड्रॉप ऑफ द हैट पे, जैसे कहते हैं जरा सी बात पर वहाँ माहौल तक जाता था। लेकिन बरेली में ऐसा नहीं होता, बरेली में नहीं होता। बहुत प्यार मोहब्बत से यहाँ वसीम बरेलवी भी की भी उतनी इज्जत है। और राधे श्याम कथावाचक भी यहाँ से रहे हैं। यहाँ हमारे आला हजरत का भी दबदबा है, उधर हम नाथ नगरी भी कहलाते। तो ऐसा शहर कहाँ मिलेगा? इन्होंने जो उसका हाल किया है, तो बरेली में जो हिंदू मुस्लिम कर दिया इन्होंने, गली गली में माहौल खराब किया। उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को तो इन्होंने एक अपना टारगेट बना लिया था, खतरा ही कांग्रेस से था। तो इन्होंने जिस तरह से उस पार्टी को तोड़ के किया खत्म, किस तरह से उसका हश्र किया, तो उसी की वजह है कि आज बीजेपी हर जगह है, ऊपर से नीचे तक बीजेपी है। हाँ, बिल्कुल। उसका नतीजा कुछ खास मुझे शहर में कि भाई एकदम से विकास की नदियां बह गई हो या पब्लिक बस प्रसन्न हो, ऐसा तो कुछ नहीं देख रही हूँ मैं। अब ये इतना पावन महीना रमजान का चल रहा है, साथ में होली भी है, तो हमें तो खुश होना चाहिए। हम लोग टेंशन में, और उस माहौल को इसी तरह बरकरार रखने की पूरी कोशिश ये सरकार कर रही है। घर में भी आपके जो पूरा माहौल पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल डिस्कशन क्या हुआ करते हैं घर में? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स होते होते लड़ाई तो नहीं होने लगती? दोनों एरन साहब से लड़ने लगे? लड़ाई तो नहीं होती। बहुत मुझे आश्चर्य भी है और ईश्वर की दया है कि हमारे ख्याल बहुत मिलते हैं पॉलिटिकल। अच्छा। तो अच्छे डिस्कशन होते हैं बहुत। हम दोनों सुबह अखबार उठाते हैं और पूरा, ना सिर्फ बरेली की, देश विदेश सब राजनीति होती है। अच्छा। वैसे कभी लड़ाई तो होती होगी आपस में? हाँ, एक दो बार हो जाती है। जैसे मेरे कुछ बहुत, मैं जैसे बहुत सिंपल सी पॉलिटिशियन हूँ। अच्छा। मुझे अगर किसी के बारे में कोई मेरी राय है तो मैं उसको बोल देती हूँ। एरन साहब मुझे पीछे से कहते नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा कवर अप करती रहो। अच्छा, लड़ाई हो जाए तो फिर पहले कौन मनाता है? सॉरी कौन बोलता है पहले? कोई नहीं बोलता सॉरी। एक्चुअली इस लेवल की लड़ाई नहीं होती कि सॉरी बोलना पड़े। तो वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर देखने लगते हैं, फिर ठीक हो जाता है। पहले इधर उधर देखने लगते फिर बात करने लगते। ये सही है। अच्छा, आपकी जो पॉलिटिकल डिसीजन है, हाँ, कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ इलेक्शन लड़ना है, तो आपकी चलती है या एरन साहब की चलती है? जैसे मेरा मामला है, जैसे 2022 की बात करें, हाँ, तो मैं ही अड़ गई थी कि नहीं, मुझे जो है ये जीतना है ये चुनाव। अच्छा। मुझे कुछ करना है। मैं जो बेचैनी है अब कि मुझे अब बस जीतना है। हाँ। तो फिर मैंने ही डिसीजन लिया था समाजवादी पार्टी का। एरन जी बोले मैं कांग्रेस में रह जाता हूँ। अच्छा। मुझे नहीं ऐसे, मुझे बहुत लगाव है पार्टी से। हाँ। लगाव तो मुझे भी है, लेकिन मकसद इस वक्त जो है कि कुछ करने का है। हाँ। कैसे करा जाए, इसलिए मैंने डिसीजन लिया था, तो उन्होंने मेरी मानी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है या आपका रहता है? ऐसा देखिए, इन्फ्लुएंस तो नहीं कहूँगी, पर वो मेरे मेंटोर गाइड है। भाई पॉलिटिकल तो वो है, उनका अनुभव, उनका सीनियरिटी मुझसे कहीं ज़्यादा है, तो वो मैं उनको पूरा अपना गुरु जैसा उनको रिगार्ड देती हूँ, और वो मेरे हमेशा पीछे बैकअप में रहते हैं। तो ये कहना कि मैं अपना उनके ऊपर ला दूं, ऐसा नौबत आती नहीं। काफी सामंजस्य से हम लोग काम कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सी महिलाएं ये कहती हैं, अरे कहाँ हम कुछ कर पाते हैं, घर है, गृहस्थी है, आप तो सारा कुछ एक साथ करती हैं, तो ये बहाना नहीं चलेगा ना महिलाओं का? थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है। हाँ। थोड़ी मेहनत तो ज्यादा पड़ती है। बिल्कुल। मेरे बच्चे बहुत वैसी स्टेज में थे जब मैं पॉलिटिक्स में आई, मतलब कॉलेज खत्म हो रहा था और एक उनको कैरियर अपना देखना था आगे, तो वो सब उनको मेरी जरूरत थी। दोनों बेटियां हैं मेरी, लेकिन वो मैनेज हो गया। बच्चे भी बहुत खुश थे कि माँ हमारी आगे बढ़ रही है। हाँ। तो वो भी साथ दे रहे थे, और मैं थोड़ा शुरू से ही बहुत ऑर्गेनाइज टाइप की हूँ, तो कर लिया, क्योंकि पहले भी वर्किंग थी, घर से तो निकलती ही थी। घर से निकलती थी। एक महिला होने के नाते क्या आपको लगा कि आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, महिला के लिए तो हमेशा हर कदम पे स्ट्रगल ज्यादा है, क्योंकि
आदमियों का क्या है, सुबह तैयार हुए चले गए, सफेद कुर्ता पजामा पहना और निकल गए। बिल्कुल सही। और खाना पीना सब तैयार है, जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ मिल रहा है। हमें तो सब देखना है सब्जी भी पूरी आई है कि नहीं, दाल पानी सब ग्रोसरीज घर में पूरी है कि नहीं, हमें तो देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल देखना है, और बच्चों को भी देखना ही। तो ये कहें कि जितना नेता दिखती है घर का काम भी उतना ही संभालती है। जी बिल्कुल। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अच्छा भी लगता है करना, मेरा घर सुंदर और व्यवस्थित हो, ये मेरे घर खराब हो और मैं घूमती रहूं, वो मैं पॉसिबल। क्या बात है, ये बहाना महिलाएं बहुत करती हैं कि हमें घर देखने का टाइम नहीं मिलता। सपोर्ट मुझे रहा, ऐसा नहीं है, मेरे घर वालों का सपोर्ट रहा, और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है उसने बहुत मेरा साथ दिया। सबको ये था कि भाभी जी कुछ बन जाएंगे तो हमारा भी फायदा हो जाए। पर एक चीज रफिया जो मेरे साथ मुझे खास लगती है वो ये है कि बरेली में सबकी भाभी हूँ। सबकी भाभी है, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, सबकी भाभी है। तो ये भी तो सबके साथ नहीं होता ना। अच्छा, दोनों लोग नेता हैं, अपनी अपनी जगह दोनों की एक अहमियत है। कभी एक दूसरे को ये नहीं लगता नहीं तुम्हें ज्यादा मानते हैं नेता, नहीं हमें ज्यादा मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता? एना साहब कभी कभी मजाक में ही कह देते हैं कि भाई हम तो जहाँ जाते हैं अगर तुम नहीं हो साथ तो हमें लोग बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं, अब तो तुम्हारी ज्यादा पूछ है। अच्छा लेकिन ये मजाक की बात है, वही देखिए बड़े नेता तो वही है, बड़े नेता वही है। अगर एक सीट ऐसी हो जहां से दोनों को टिकट मिले तब क्या होगा? इलेक्शन कौन लड़ेगा? मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं। और एनर्जी का तो ये मानना था, ये बात उठी थी कि टिकट जो है तुम्हें ज्यादा देने को इच्छुक है। हाँ। लोकसभा का। अच्छा। तो बोले मैं तो चाहूंगा तुम लड़ो और मैं पीछे से तुम्हें सपोर्ट करूं। हाँ। तो जब कैंपेन होती है तो दोनों एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। मेरा चुनाव है तो वो करते हैं। हाँ। वही सारी प्लानिंग और सारा वही करते हैं, बिल्कुल पैसा भी वही लगाते हैं। और उनका चुनाव होता है तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझ, मेरे लिए एक जिम्मेदारी है मुझे, वो जीते तो ऐसा लगेगा कि आप जीत गई। बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शन लड़ने के बाद कभी कोई एक ऐसा मोमेंट आता है कि नहीं बस अब बहुत हुई राजनीति? जी, एक दो बार वैसे हार जीत हम लोग के लिए बहुत मैटर नहीं करती, क्योंकि इससे हमारी जिंदगी या रोजी रोटी जुड़ी नहीं है। हाँ, ये बात सही। हाँ। जब रोजी रोटी जुड़ी होती है तो बात दूसरी होती है। बिल्कुल। हम लोग का ये ईश्वर की दया है कि ऐसा कुछ इससे कनेक्टेड नहीं है। मुझे तो एरन जी को तो नहीं लगता है, वो तो बड़े, उनका दिल बहुत बड़ा है। एक दो बार चुनाव जब अब की बार जैसे हारे तो मैंने कहा अगर इसी तरह ये लोग लास्ट मिनट पे बीजेपी वाले हमें हराते रहेंगे, पूरे अपने सरकारी अमले को लगा देंगे हराने में, इलेक्शन कमीशन भी की भी कोई श्योरिटी नहीं कि वो कितने इम्पार्शल है, तो फिर क्या चुनाव लड़ने का औचित्य है बताइए? हमारे जैसे लोग तो या तो फिर मजबूरन भाजपा में जाएं, जो मैं बिल्कुल कभी नहीं करना चाहूंगी, तो फिर क्या और रास्ता है? तो मैं एक दो बार, अभी इस बार मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, तो नाराजगी हुई कि ऐसे तो अच्छे लोग फिर आगे आ ही नहीं सकते। सिस्टम से आप नाराज? सिस्टम से नाराज होना कि अगर हमारे जैसे लोगों को ही आप हताश कर देंगे तो फिर क्या होगा? अभी तो कोई ना तो ऑपोजिशन बचेगा, ना तो गलत को गलत बताने वाला कोई बचेगा, तो वो थोड़ी सी निराश हो गई। बट बाकी तो अब हारने की आदत सी भी पड़ गई है। नहीं, आप लोग हारते नहीं हैं। असल में क्या होता है, आप लोगों को बहुत हाई लेवल का वोट परसेंटेज मिलता है, लेकिन वही जो आप सिस्टम के नाराज़ हैं, सिस्टम के खिलाफ जाकर काम करने की शायद ज़रूरत है हम लोगों को। आम जनता, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी का माहौल है आजकल, मुस्लिम अपने आप को अनसेफ महसूस करता है? बिल्कुल करता होगा, बिल्कुल करता है। अब हर कदम पे डर है कि पता नहीं क्या, बुलडोजर तो आप देख ही नहीं किस तरह चल रहा, और किन पे ज्यादा चल रहा है ये भी देख रही है। खोद के जो सरकारी मशीनरी को इलेक्शन के एंड में जो इस्तेमाल करते हैं ईवीएम्स को मैनिपुलेट करने के लिए। अच्छा। ईवीएम मस्जिदों के नीचे से मंदिर ढूंढ रहे हैं, ये जो जिस दिशा में हमारे देश को ले जा रहे हैं, तो न सिर्फ मुस्लिम, कोई भी अल्पसंख्यक जो है वो फील कर रहा है। हम जो बहुसंख्यकों में आते हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि गड्ढे में जा रहे हैं हम। तो अल्पसंख्यक से ज्यादा मैं तो समझती हूँ जो हिंदू सबसे ज्यादा अनसेफ और इनसिक्योर इसी बीजेपी के राज में महसूस कर रहा है। भाई आप मिलजुल कर रह रहे हैं एक मोहल्ले में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के सौहार्द से रह रहे थे। आज कौन सबसे ज्यादा अफेक्टेड है? हम बहुसंख्यक, जो कि जिन्हें सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो हमारे मुस्लिम भाई या सिख भाई जिनसे हमारा भाईचारे का माहौल था, इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि मुझे तो कई बार आंख मिलाने में दिक्कत लगती है कि मुझे बड़ा हीनता सी लगती है कि देखिए कैसा माहौल पैदा कर रहे हैं अपने देश में। तो हमारे इनकी जीत का कारण क्या है? इनकी जीत के तो बहुत से कारण हैं। जैसे नाक यहाँ से नहीं, वो लोग ऐसे पकड़ते हैं,
इन्होंने जीत के तरीके से, इनको क्या दिक्कत है, सारा मशीनरी अपनी है आज की तारीख में। ईवीएम को दोष देती हैं आप? ईवीएम को मैं ईवीएम से ज्यादा एज सच नहीं मैं कहूँ, हाँ। लेकिन जिस तरह से वो एक इनके हाथ में एक बहुत बड़ा टूल बन जाती है उसको मैनिपुलेट करके जीत हासिल करने की, हाँ। वो उसका मैं कहती हूँ उसको वही जीत की वजह है इनके। वो जीत की कई, बिल्कुल कुछ लोग, कुछ नेता हैं पॉपुलर हैं, अच्छे नेता है बीजेपी में भी, लेकिन वो लोग जो सोचे कि कोई भी बुला के किसी को भी खड़ा कर देते हैं बीजेपी से और वो जीत जाता। हाँ, आप बरेली का देख लीजिए ना जी। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, जो हमारे खिलाफ आज एमपी हैं, क्या उनकी और एरन साहब की इमेज कोई कंपैरिजन था? नहीं। अगर आप अच्छे आदमी को आगे लाना चाहते हैं, काम करने वाले, काम करके दिखाया हमने 5 साल बरेली में, ये बाईपास, ये जो हाईवे आपको मुरादाबाद से आगे यहाँ तक दिख रहा है, ये सब कौन लाया है? ये एयरपोर्ट हम लोग, आप आज हमने ढिंडोरा नहीं पीटा जो हमारी सरकार नहीं थी। एयरपोर्ट के लिए पैसा हमारी केंद्र में सरकार थी तब। अच्छा। पैसा लेकर आना कि पूरा मैंने खुद ले जाके चेक डीएम को दिया है एयरपोर्ट के लिए, पहला चेक। मुझे राशि आती 90 लाख का या कुछ, जो केंद्र से पैसा आया था वो मैंने दिया ले जाकर। तो ये सब काम, इतने काम कराने के बाद भी क्यों ऐसे हम हार जाते हैं? तो पब्लिक नहीं समझ पाती है कि, मैं नहीं समझती। 5,35,000 वोट हम पा रहे हैं, उसके बाद हम हार रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं? लास्ट में जो मशीनों का कुछ मिनट का जो हेर फेर कराया जाता है, वो स्थानीय सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके किया जाता है। ये मैं दावे के साथ डंके की चोट पर कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ मोदी जी आए थे। मोदी जी और कहाँ गए? कुछ चुनी हुई सीटों में गए वो, जिनमें बरेली शामिल था। योगी जी ने तो यहाँ घर ही बना लिया था। अमित शाह जी का रोज आना जाना था। हाँ। ऐसी सीट, इतनी वीआईपी सीट जो बन गई हो, तो उसमें तो फिर हमला तो लगाना ही था उन्हें। ये सीट तो हार ही नहीं सकते थे ना वो। तो 5,35,000 पाके तो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लोग 4 लाख में तो जीत गए एमपी बन गए, और हमें हराया गया लाकर यहाँ पर। कितने हम लोग कुछ 27,000 वोट से हारे हैं बस। वही अगर हमें 10-15,000 और वोट मिल गया, वो इन्होंने हेर फेर जो कर दिया, तो इससे कभी पार पा सकते हैं आप लोग? वही एक, बस वही हमारी कोशिश रहती कि हम अपनी वोट परसेंटेज और बढ़ाएं, वोट और बढ़ा लें। अच्छा। हाँ। और प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं हम लोग ईवीएम्स का। ईवीएम का प्रोटेस्ट थोड़ा जोर शोर से और होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ताकि हाँ जी। थोड़ा सजग हो जाए प्रशासन। यही कर सकते हैं कि हिम्मत ना हारते हुए लड़ते रहें, कभी तो ईश्वर कभी तो और होगा। मुझे तो लगता है अब ये बार इस विधानसभा में चुनाव में मुझे उम्मीद है अगर टाइम अगर रिवाइंड किया जाए तो एक कौन सा डिसीजन होगा जो आप बदलना चाहेंगी? अभी तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लग रहा। सारे डिसीजन सही है। सही ही लग रहे हैं जी। एक दिन का पीएम बना दिया जाए आपको तो क्या क्या करेंगे? रफिया, आप मुझे बहुत ऊंचे उसमें चढ़ा रही हैं। पीएम बन जाए तो फिर तो क्या ना कर सकते हैं, पीएम के हाथ में तो क्या नहीं है। सबसे पहले महिलाओं के लिए मैं, हाँ, महिलाओं को कैसे उनमें कॉन्फिडेंस आए, हाँ, कैसे वो अपने आप को इक्वल मान पाए। आधी आबादी है हम लोग। वो आप ये देखिए कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें महिलाओं को बिल्कुल समानता के अधिकार है। वो समानता के आपको आज भी लगता है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है? बिल्कुल लगता है। लगता है ही तो पैदा होने से ही है। पैदा होते ही महसूस किया मैंने अपने घर में महसूस किया। अगर मैं बेटा पैदा होती तो शायद मुझे कुछ और प्रिविलेजेस मिलते। मेरे माँ बाप शायद मेरे साथ कुछ और अच्छा व्यवहार करते, या मेरे करियर पे, या मेरे उस पर ये नहीं कि बस शादी करी और घर से निकाल दिया। बेटे के लिए जिस तरह से मोह होता है, बेटे की जैसी चाह होती है, अगर उतनी बेटी के लिए चाहना करने लगे माँ बाप, तो पता नहीं बेटियां तो क्या करके दिखा दें। सही बात। तो मुझे लगता है कि अगर इक्वालिटी नहीं लाए हम लोग सही मायने में, तो हम डेवलपिंग कंट्री ही रह जाएंगे, हम डेवलप हो ही नहीं पाए। पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है उसमें कमी है अभी? जी बिल्कुल। विधानसभा और लोकसभा में अगर रिजर्वेशन हो, ज़्यादा एमएलएज होंगे अगर असेंबलियों में, अगर पार्लियामेंट में आज देखें, अगर आप परसेंटेज देखें तो 10% भी विमेन नहीं है। अगर होगी तो देखिए जहाँ महिला किसी पद पर होती है, देखिए एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं। हाँ। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं महसूस करती थी, क्योंकि मैं महिला मेयर हूँ, तो मेरा एक अनसेड एक दबाव होता था, बाय एंड लार्ज की ईमानदार रहे, गरिमा बनी रहे सदन की भी, और जो महिलाएं आ रही हैं अपनी परेशानी लेके उनको मैं सुनूं। तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं जहाँ ज़्यादा होती हैं या जहाँ ज़्यादा अच्छे बड़े पदों पर होती हैं,
वहाँ एक ईमानदारी, एक गरिमा उस पद की रहती है। हाँ जी जी। एक अच्छी नेता होने के नाते बस लास्ट में आपसे एक बात करना चाहेंगे कि जो लड़के लड़कियां जाना चाहते हैं नेतागिरी में कि हम भी नेता बन जाएं या हम कुछ और बन जाएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज जरूर बने, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन, सॉलिड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए कुछ ऑक्यूपेशनल स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। कमाई के साधन आपके पहले आप बनाकर रखें, उसके बाद पॉलिटिक्स तो क्या किसी भी प्रोफेशन में जाने की बात सोचें। खाली हाथ कटोरा लेकर पॉलिटिक्स ना करें, पॉलिटिक्स की इच्छा करें, एम्बिशन भी करें, लेकिन अपने आप को पहले सशक्त बनाएं एजुकेशन से। एजुकेशन मैं समझती हूँ उससे बड़ा कोई हथियार हमारे पास नहीं होगा। पढ़े लिखे और कुछ अपने लिए अपने आप को फाइनेंशियली साउंड करें, किसी पे डिपेंडेंट पैसों के लिए ना हो, फिर आप पॉलिटिक्स करें तो मैं मानती हूँ तो सक्सेस होगी। नहीं तो अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो फिर महिलाओं को तो प्रताड़ित करना बहुत आसान। बहुत शुक्रिया मैम, आपसे मिलकर ऐसा नहीं लगा कि पहली बार मिल रहे हैं, वैसे तो हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन आपके जो विचार आज देखने को मिले वो वाकई सुनने को। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी जरूर चुनाव लड़ें। मैं भी जरूर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं चुनाव लड़ लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि आप फिर हमारे यहाँ इसी तरह आएंगे और फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।